नमस्कार, आप देख रहे हैं धन दौलत और मैं हूं विवेक लॉ। धन दौलत में आज हम बात करेंगे आखिर कैसे हाउसवाइफ्स कर सकती हैं फाइनेंशियल प्लानिंग। घर की वित्त मंत्री गृह लक्ष्मी को कहा जाता है। घर का बजट और खर्चे एक तरह से घर संभालने वाली हाउसवाइफ के हाथ में होते हैं। हाउसवाइफ सब संभाल लेती है, बस नहीं देखती है तो बचत, और अगर नहीं सोचना चाहती है तो वो है निवेश। आज धन दौलत में हम महिलाओं की इसी मुश्किल को दूर करेंगे और बताएंगे कैसे वो घर के बजट से कुछ बचाकर अपने और परिवार के लिए निवेश करके जोड़ सकती हैं। घरेलू महिलाओं या हाउसवाइफ के लिए आखिर कैसी होनी चाहिए फाइनेंशियल प्लानिंग, इस पर विस्तार से चर्चा के लिए अब हमारे साथ जुड़ चुके हैं जाने माने फाइनेंशियल प्लानर लवई नवलखी। बहुत बहुत धन्यवाद लवई आने के लिए धन दौलत पर। हाउसवाइफ सब कुछ करती हैं, पूरा घर चलाती हैं और पूरी कोशिश करती है कि खर्चे जो हो कैसे कम हो सके। खासकर जो हमारे इंडियन हाउसवाइफ हैं वो इतनी मेहनत करती हैं कि कैसे मैं एक एक रुपए भी बचा पाऊँ घर में। लेकिन जहाँ तक निवेश का सवाल आता है तो वहाँ पर या तो जानकारी नहीं होती या समझ नहीं होती, और इस करके कई बार परेशान हो जाती हैं कि भाई कैसे करें फाइनेंशियल प्लानिंग। तो हाउसवाइफ को अगर आप कुछ कहेंगे, हमारे जो हाउसवाइफ जो देख रही हैं इस शो को, तो क्या उनके लिए 3-4 स्टेप्स आप बताएंगे कि कहाँ से शुरुआत कर सकते हैं? तो मेरे हिसाब से हाउसवाइफ्स ऑलरेडी काफ़ी सारा मेहनत करती है बचत के बारे में। मेरे एक्सपीरियंस में एक लेडी थी जो घर का बजट संभालती थी, और मैंने इससे बेहतर सिस्टम नहीं देखी है कि उन्होंने डिसाइड कर दिया था कि हर महीने का खर्चे का बजट मान लीजिए 10,000 रुपये है, उसमें से 2,000 रुपये पेट्रोल के लिए है, 1,000 या 1,500 रुपये बाहर खाने के लिए है, 2,000 रुपये रेंट के लिए है। वैसे अलग अलग हर महीने शुरुआत में वो अलग अलग लिफाफे में ये पैसे डाल देती थी। और उनके 3 बच्चे थे। कहती थी कि 25 तारीख को अगर एक बच्चा आके बोले अभी पेट्रोल ख़त्म हो गया मेरा 2 व्हीलर में, तो वो खोलती थी लिफाफा, बोलती थी पेट्रोल का पैसा अब नहीं है, अभी जो जनरल बजट का लिफाफा है उसमें से मैं पैसे दे रहा हूँ, आप बस में जाइए। अगर बाहर खाने की इच्छा हो फैमिली की और देखे कि पैसे ख़त्म हो गए बाहर खाने के लिए, तो अच्छा ठीक है आज डोसा खाएंगे, सुख सागर में जाएंगे। तो जो टिपिकल हाउसवाइफ है, जैसे आपने बताया, पहले बजट के बारे में तो पूरा कंट्रोल है। काफ़ी सारे मैरिड मर्द होंगे जैसे मेरे तरह, जो कहते हैं कि हाउसवाइफ मेरी बीवी पूछती है कि मुझे हर महीने खर्चे के लिए 10,000 20,000 जो खर्चा चाहिए उनको देना चाहिए। और हमेशा जब भी कुछ बड़ी खरीदने की आइटम आती है तो वो कहती है डोंट वरी मेरे पास पैसे है। यानी वो 20,000 जो रुपए आप दे रहे हैं हर महीने, उसमें से थोड़ा बहुत अमाउंट कहीं के बचा के रख देती है। तो मेरे हिसाब से उनके सोच में जो इन्वेस्टमेंट या निवेश का तरीका है वो है मेरी फैमिली के लिए जो भी उनको खुश रखने की मुझे कोशिश करनी चाहिए। मैं भी कंट्रीब्यूट करूँगी कि मैं अर्न नहीं करती हूँ तो क्या, मैं मेरे बजट में से थोड़ा पैसा बचा लेती हूँ और उसमें से मैं जब भी फैमिली को चाहिए तो मैं यूज़ करती हूँ। तो वो एक निवेश का तरीका तो है, तो इट स्टार्ट तो है, लेकिन उनके बाद और सोचना चाहिए कि मैं और कैसे जो मैं पैसे बचा के रखती हूँ उसमें से मैं कैसे निवेश करूँ कि जब भी कोई बड़ी बजट की आइटम आए, यानी हम फैमिली सोच रहे हैं 3 साल के बाद एक इंटरनेशनल ट्रिप पे जाए, तब भी मैं कुछ कंट्रीब्यूट कर सकूं। तो शुरुआत आपने बहुत अच्छी बताई। ये हो सकता है कि आप पहली बार तो ये करिए कि जो भी खर्च हो रहा है या जो भी प्लान्ड खर्च है महीने का, उसको आप लिख लीजिए। कई लोग हम नहीं करते हैं ऐसा, हम सोचते हैं कि, और ख़ासकर आजकल क्योंकि काफ़ी पेमेंट्स जो हैं डिजिटल हो जाती हैं तो वो लिफाफे वाली बात शायद कई बार नहीं पॉसिबल हो पाती कि कैश इतना रख के रखें। लेकिन आइडिया जो है, बात तो वही है कि हम डिसाइड कर लें पहले और खर्चे पर एक कैलकुलेशन करते रहें। ये एक आप कहेंगे कि एक गुड स्टार्ट है। बिल्कुल। और डिजिटल अगर आप यूज़ करते हैं तो इनफैक्ट और इजी हो जाता है। और इजी हो जाता है।
कि अगर आप स्टेटमेंट ले ले महीने के बाद और देख लीजिए कि अच्छा ये 280 रुपये मैं कहाँ खर्च किए थे, अच्छा उबर टैक्सी के लिए खर्च किए थे, या ये अमाउंट मैंने मूवी जाने के समय खर्च किए थे, या ये पॉपकॉर्न खरीदने में खर्च किए थे, तो आपको पता है तो चल ही जाता है। अगर 3-4 महीने तक आप ये ट्रैक करें तो आपको एक ट्रेंड दिखाई दे जाएगा, आपको पता चलेगा अच्छा ये महीने मेरे रिश्तेदार आ गए थे रहने को तो अभी खाने का खर्चा बढ़ गया था। तो ये रेगुलर आइटम नहीं है। अगर वो 1-2 साल में एक दफ़ा आ रहे हैं तो वो ये रेगुलर आइटम नहीं है, तो ठीक है मैं अलग से ये लमसम रख देती हूँ। लेकिन बाकी के जो खर्चे हैं उन पे ट्रैक करने के बाद ऑटोमेटिकली जो कहते हैं हमारी कॉर्पोरेट वर्ल्ड में व्हाट इज मेजर्ड गेट्स डन, तो आप ट्रैक करेंगे कि ये खर्चा हो रहा है तो आप सोचेंगे नहीं ये 3,000 रुपये बहुत ज़्यादा हो गया ये आइटम के लिए, अगले महीने में 2,500 रुपये खर्च करूँगी। तो उससे भी बचत बढ़ सकती है और उसके बाद ज़्यादा धन रह सकता है आपको निवेश करने के लिए। लो भाई, काफ़ी सवाल भी आए हैं, कुछ सवाल लेते हैं और फिर मैं 1-2 और सवाल करूंगा आपसे, क्योंकि बहुत ही इंटरेस्टिंग आपने आंसर दिए हैं। दिल्ली से अमिता का ये सवाल हमें मिला है। इनके पति की सैलरी है 45,000 रुपये। इनके पति हर महीने 4,000 रुपये SIP में लगाते हैं। इंश्योरेंस पॉलिसी के प्रीमियम के तौर पर सालाना 64,000 रुपये प्रीमियम का भुगतान करते हैं। सालाना 40,000 रुपये यूलिप के प्रीमियम चुकाते हैं। अमिता के 2 सवाल हैं। पहला, क्या पति का निवेश सही है और कैसे वो इसमें से कुछ रकम बचाकर खुद भी निवेश कर सकती हैं? पहली बात तो ये लग रहा है मुझे कि इनके पति ने काफ़ी इन्वेस्टमेंट जो है ये इंश्योरेंस पॉलिसीज़ में कर रखी है। 1 लाख रुपए से ज़्यादा ये प्रीमियम भर रहे हैं और ये लगता है कि ये इंडाउमेंट या यूलिप का कॉम्बिनेशन है, क्योंकि टर्म कवर अगर लेते तो 1 लाख में तो इनको बहुत ज़्यादा कवर मिल जाता जिसकी शायद ज़रूरत भी नहीं होती इनको। तो क्या इनको एडवाइस देंगे आप? क्या कहना चाहिए इनको अपने पति को जब वो घर लौटे? तो पहली बात हर हाउसवाइफ को कि उनका पति हमेशा सही है, तो वो पहली बात ठीक है। उसके बाद कॉन्वर्सेशन करेंगे। मेरे हिसाब से जो इंश्योरेंस की बात की उन्होंने कि प्रीमियम इतना देते हैं 40,000 रुपया 64,000 रुपये, वो गलत तरीका है इंश्योरेंस को देखने का। जैसे आपने बताया कि पहले पता कर दीजिए कि सम अश्योर्ड क्या है, जो अगर कुछ कैलेमिटी हो तो कितने पैसे मिलेंगे, तो वो पहली बात है। तो मेरे हिसाब से इंश्योरेंस निवेश नहीं है। अगर कर दिया है तो मैं नहीं कह रहा हूँ कि पूरा निकाल दे और कहीं और इन्वेस्ट करे, क्योंकि उसमें शायद लॉस हो सकता है। तो वो देख ले कि सम अश्योर्ड कितना है, कभी मैच्योर होता है, यानी कितने साल तक जो कवर है वो कहाँ तक है, वो इम्पोर्टेंट है। 45,000 उनकी आमदनी है और 4,000 रुपये वो इन्वेस्ट कर रहे हैं SIP में मेरे हिसाब से जी। तो उनके गोल्स क्या है, कब उन लोग को कितना पैसा और कब चाहिए। अगर ऐसा है कि कुछ कमिटमेंट है जो 5 महीने 6 महीने 1 साल के अंदर उनको मीट करनी है और वो 4,000 रुपये में से यूज़ करने वाले हैं, तो मेरे हिसाब से मैं इक्विटी में इन्वेस्टमेंट तो नहीं रेकमेंड करूँगा अगर टाइम होराइजन 3 साल मिनिमम ना हो। तो वो भी सोचना चाहिए और कहाँ स्पेसिफिकली कहाँ इन्वेस्ट किया है वो भी देख के फिर डिसाइड कर सकते हैं कि अगर ठीक है या नहीं है। तो पहली बात कि अगर हम देखें कि जो आमदनी है उसमें से जो सेविंग कर रहे हैं 1 लाख और शायद 1.5 लाख हर साल इन्वेस्ट कर रहे हैं, बाकी के पैसे पूरे खर्च हो रहे हैं या कहाँ जा रहे हैं, उसमें स्कोप है कि और इन्वेस्ट कर सकते हैं या नहीं, वो भी देख सकते हैं। और उसके बाद उनके गोल के मुताबिक उन्होंने इन्वेस्ट करने की सोचनी चाहिए। एक और सवाल आया है रुचि का। इनके पति की सालाना आमदनी है 3 लाख रुपए। ये अपनी मासिक बचत के 2,000 रुपए से हर महीने 1 या 2 SIP शुरू करना चाहती हैं। जानना चाहती हैं कैसे और क्या ध्यान रखना होगा। मेरे हिसाब से वो तय करना है कि 2,000 रुपये फिक्स्ड अमाउंट है एवरी मंथ, या फिर ये महीना 1,000 रुपया है, अगले महीने 3,000 है, फिर 2,500 है, अलग अलग अमाउंट है। तो शायद आपको वो डिटरमिन करना है कि जो फिक्स्ड अमाउंट है हर महीना, जो गारंटीड अमाउंट है, वही अमाउंट से आप SIP कर सकते हैं। क्योंकि आप चेंज नहीं कर सकते, आप ऐड कर सकते हैं अलग सा, लेकिन फिर और एक रिकॉर्ड आ जाएगा कि आपके पास जो 2,000 रुपये हर महीने आप कर रहे थे, अभी 500 रुपये और एक SIP कर रहे हैं।
टोटल अमाउंट देखने के बाद आप जो एलोकेट कर दीजिए जो स्कीम्स में, जैसे आपने पहले भी बताया कि 4,000 रुपये हो तो एक या दो स्कीम काफ़ी है, 2,000 रुपये हो तो एक ही स्कीम काफ़ी रहेगा। और अगर आपने एक्सपीरियंस नहीं किया है म्यूचुअल फंड्स या इक्विटी का इन्वेस्टमेंट, तो शायद आप बैलेंस फंड से शुरुआत कीजिए, तो थोड़ा बहुत रिस्क आपका कम हो जाएगा। लेकिन फिर भी बैलेंस फंड में याद रखिए कि 2-3 साल की अवधि तक मिनिमम आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, तो ही कर कीजिएगा उसमें। ये नहीं कि घबरा जाइए कि किसी दिन शेयर बाजार नीचे गिर गया और परेशान हो जाएं कि अरे मैंने सही किया या गलत किया। या बिल्कुल पिछले 12-15 महीने में जो SIPs हो रहे हैं उनका जो रिकॉर्ड है, बिल्कुल शायद सभी SIP होंगे जो नेगेटिव में चल रहे हैं अभी। और वो टेम्पटेशन आ जाता है कि अगर ये 15 महीने तक नेगेटिव है तो और कैसे इम्प्रूव हो जाएगा, वो तो बिल्कुल नहीं होगा, तो मुझे बंद कर देना चाहिए। मेरे हिसाब से अगर आपने शुरुआत की है कि मैं 3 साल या 5 साल तक हर महीने ये अमाउंट इन्वेस्ट करने वाली हूँ, तो मेरे हिसाब से वो बंद नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वो सर्कमस्टेंस जो लॉन्ग टर्म का एडवांटेज का जो सिचुएशन है भारत में और इंडियन इक्विटी मार्केट में, वो कहीं नहीं गया है। बिल्कुल टेम्परेरीली जो ग्लोबल क्राइसिस है उसकी वजह से नेगेटिव है, इंडिया में भी काफ़ी सारे नेगेटिव्स, अब मूड बिल्कुल नेगेटिव हो गया, तो सब चीज़ आप जो देखते हैं वो लग रही है कि नेगेटिव ही है। तो मेरे हिसाब से जो लॉन्ग टर्म का जो व्यू है, जो पॉजिटिव व्यू था जब आपने शुरुआत की थी इन्वेस्टमेंट की, वो चेंज नहीं हुआ है। आज हम बात कर रहे हैं हाउसवाइफ की फाइनेंशियल प्लानिंग के बारे में। जाने माने फाइनेंशियल प्लानर लोबई नवलखी हमारे साथ मौजूद हैं। सवाल जवाब के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। नगमा का सवाल हमें मिला है। इनके पति की सैलरी है 75,000 रुपये महीने की। PPF अकाउंट में इनके पति सालाना 1.5 लाख रुपए जमा करते हैं। 33,000 रुपये सालाना इंश्योरेंस पॉलिसी का प्रीमियम चुकाते हैं। घर के किराए समेत 30,000 रुपये घर में खर्च हो जाते हैं। अलग अलग रेकरिंग डिपॉजिट में 80,000 रुपये निवेश किया हुआ है। पूछा है क्या 10 साल के लिए रेकरिंग डिपॉजिट स्कीम्स में 6 लाख रुपए निवेश करके 10 लाख हासिल करने वाली स्कीम्स फायदेमंद है। साथ ही जानना चाहती हैं कि SIP में कैसे निवेश किया जा सकता है। इसके बारे में इनके पास ज़्यादा जानकारी नहीं है। मेरे हिसाब से जो फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट के जो ऑप्शंस है उनमें काफ़ी समय क्या होता है कि इन्वेस्टर ये देखते हैं कि मैं 100 रुपये डाल रहा हूँ, मुझे ये रिटर्न जो इंटरेस्ट है वो मिल रहा है, वो गारंटीड, तो मुझे जो इन्वेस्टमेंट पीरियड है उसके बाद मुझे 100 रुपये और 8 रुपये इंटरेस्ट, तो 108 रुपये मिल जाएंगे। और वो मुझे शायद बहुत सारा कंफर्ट दे रहा है कि जो फिक्स्ड अमाउंट है, जो मार्केट ऊपर नीचे जा रही है, उनका मुझे बिल्कुल सोचना नहीं है। मेरे हिसाब से जो मिस्टेक लोग करते हैं कि वो नहीं देखते हैं कि जो इन्वेस्टमेंट किया है उस पर टैक्स इम्पैक्ट क्या है। अगर उनकी इनकम शायद वो टैक्स लिमिट से ज़्यादा ही है, तो क्या होता है कि जो रिकरिंग डिपॉजिट है उनका इंटरेस्ट के जो उनको मिल रहा है उन पर टैक्स लगेगा, और अगर टैक्स का इम्पैक्ट है वो देखना चाहिए। तो अगर वो 20% की टैक्स ब्रैकेट में है तो 8% इंटरेस्ट मिल रहा है, तो शायद उनसे 6.5% ही नेट रिटर्न मिल रहा है। इन्फ्लेशन के बारे में आपने जो बताया कि अगर इन्फ्लेशन 8% है या 7% है, तो ये जो रिकरिंग डिपॉजिट है वो नेगेटिव है। और टैक्स और इन्फ्लेशन को मिलाएं तो पैसे घट रहे हैं, नहीं रहे। या तो मेरे हिसाब से जो इक्विटी की इन्वेस्टमेंट है वो लॉन्ग टर्म में 3-5 साल मिनिमम अवधि के लिए आप इन्वेस्ट कीजिए, तो इन्फ्लेशन से बढ़त आपको मिल सकती है इक्विटी के इन्वेस्टमेंट के ज़रिए। और जो SIP का रूट है, यानी हर महीने में फिक्स्ड अमाउंट इन्वेस्ट कर रहा हूँ, यानी जो मेरी इन्वेस्टमेंट है उनका जो निवेश हो रहा है वो एक एवरेज होते जा रहा है, क्योंकि हर महीने में फिक्स्ड अमाउंट डालते जा रहा हूँ, तो वो आपको एडवांटेज देगा कि जो रिस्क है इन्वेस्टमेंट इक्विटी का, यानी एक समय आपने इन्वेस्ट कर दिया एक स्टॉक में या एक इन्वेस्टमेंट में और देख रहे हैं अच्छे 6 महीने बाद 1 साल बाद ये नेगेटिव हो रहा है, वो आपका जो रिस्क है कम होते जा रहा है, क्योंकि हर महीने आप एवरेज करते जा रहे हैं। और बिल्कुल आप लॉन्ग टर्म की आउटलुक है तो आपको फ़ायदा होना चाहिए इक्विटी SIP इन्वेस्ट करने में। बहुत बहुत धन्यवाद लो भाई आने के लिए धन दौलत पर, और हाउसवाइफ्स को क्या करना चाहिए ये उनको बताने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन दौलत में आज के लिए बस इतना ही। अगर आपके पास भी फाइनेंशियल प्लानिंग
मसलन गोल्ड, रियल एस्टेट, म्यूचुअल फंड्स, इंश्योरेंस वगैरह से जुड़ा कोई भी सवाल हो तो आप हमें dhandaulat@aajtak.com पर मेल कर सकते हैं।